नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं आपके साथ ऋतिका थपलियाल और वक्त तो चला इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत महज कहावत न रहकर यूपी की सियासत में हकीकत में तब्दील हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए लोग रिश्तों की अहमियत भूलते चले गए। इससे किसी को फायदा हुआ तो किसी को नुकसान। वो कहते हैं ना कि न घर का बचा न घाट का। इसमें कई नेता रहे जिसपे सबकी नजर टिकी रही। कोई अपने भाई के लिए टिकट मांग रहा था, तो कोई बेटे के लिए, तो कोई पत्नी के लिए, तो कोई बहू के लिए। किसी को टिकट मिला तो किसी को नहीं। पार्टी का दामन थामे रखा तो कोई छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म हो चुका है। भाजपा ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर कब्जा कर लिया है। भाजपा की रणनीति से सूबे के कई चेहरे शिकार हो गए। सत्ता में कुर्सी पाने की जद्दोजहद ऐसी रही कि नेताओं को न घर दिखा न परिवार। सिर्फ और सिर्फ नजर आई तो उत्तर प्रदेश सिंहासन की वो कुर्सी जिसके लिए उन्होंने अपनों से मुंह मोड़ लिया। राजनीति में आखिर क्या है परिवारवाद की भूमिका? किस पार्टी को मिली है परिवारवाद से सफलता, तो किस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है परिवारवाद का खामियाजा? इसे समझने और जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं अपने इनसे विस्तार से। हमारे साथ के अवस्थी जी बीजेपी से इसमें हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी मैडम, नमस्कार। जी, किस तरीके से देख रहे हैं परिवारवाद को लेकर के? लगातार अगर नरेंद्र मोदी की भी बात करें, लगातार परिवारवाद पर निशाना हमेशा साधते हैं। अभी 2 दिन पहले ही 42वां स्थापना दिवस भाजपा ने अपना जो है 6 अप्रैल को भाजपा ने अपना स्थापना दिवस मनाया। उसमें भी नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं विपक्ष पर परिवारवाद को लेकर के निशाना साधा। किस तरीके से देख रहे हैं के अवस्थी जी? नमस्कार आपके चैनल को और सुनने वाले श्रोतागणों को भी। जहां तक परिवारवाद की बात रही तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी कहीं किसी भी तरीके से परिवारवाद का समर्थन नहीं करती है, क्योंकि हमारी पार्टी में एक जो बूथ अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष लेवल का एक मेरा कार्यकर्ता, हम लोगों की पार्टी का कार्यकर्ता है, वो भी ख्वाब देख सकता है प्रधानमंत्री बनने का, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का और प्रदेश अध्यक्ष बनने का। उसको पूरा सम्मान मिलेगा। और एक चीज आप जान रही हैं कि हमारी पार्टी में एक अनुशासन ये है कि कार्यकर्ता कार्य करता रहता है, उसको ये भी चिंता नहीं रहती है कि मुझे किस पद से नवाजा जाएगा या क्या करेगा। वो देश और राष्ट्र की बात करता है, उस आधार पे वो कार्य करता रहता है। और आने वाला समय आप देख रहे हैं, माननीय मोदी जी भी किस एक छोटे से कार्यकर्ता थे और वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। हमारे अमित शाह जी थे, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। हमारे जेपी नड्डा जी हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। हमारे यहाँ कोई भी परिवार के व्यक्ति को कोई प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। और ये आज से नहीं है, ये जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है तब से यही परिपाटी चली आ रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दम लगाकर कार्य करता है, क्योंकि उसको भी ये सपना देखने का उसको अधिकार है कि मैं भी कल प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूं, मैं किसी ऐसे मुकाम पर पहुंच सकता हूं जो श्रेष्ठ पद है भारतीय जनता पार्टी या संवैधानिक रूप से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। और परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण आपने अभी देखा ही है, श्रीलंका का क्या हो रहा है। राजपक्षे परिवारवाद के कारण उनके 40 जो परिवार के लोग हैं वो बड़े पदों पर बैठे थे। आज श्रीलंका खत्म होने की कगार पर है, हर तरीके से समाप्त हो गया है। और यही कारण है कि परिवारवाद, माननीय मोदी जी ने भी बोला है कि परिवारवाद सबसे बड़ा कुष्ठ रोग है समाज का, क्योंकि उसमें जो कहने का मतलब जो एक प्रतिभावान व्यक्ति होता है, परिवारवाद के कारण उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, जिसके कारण वो प्रतिभा खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है और कहीं ना कहीं उसको दबा दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो प्रतिभावान व्यक्ति है, प्रतिभावान कार्यकर्ता है, उसको आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलता है और मजबूती से वो अपने प्रतिभा का वहां पर परोसता है अपनी प्रतिभा को।
ठीक है, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी हो या चाहे बीजेपी के जितने भी, चाहे छोटे कार्यकर्ताओं की बात करी जाए चाहे बड़े कार्यकर्ताओं की बात करी जाए, लगातार परिवारवाद पर निशाना साधते हैं। तो परिवारवाद चाहे कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, किस तरीके से देख रहे हैं दोनों ही पार्टियों में परिवारवाद को? जी, मुझसे क्वेश्चन है मैम? जी। आपको ये तो पता ही है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, वो परिवार का ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा और मुख्य पदों पर बैठेगा, जिसमें 45 लोग समाजवादी पार्टी के हैं जो प्रमुख पदों पर आज भी विराजमान हैं। आप चाहे कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी होगा वो कांग्रेस के राहुल गांधी के परिवार से ही होगा और गांधी परिवार से होगा। यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है और समाजवादी पार्टी की स्थिति भी बहुत ज्यादा दयनीय होने वाली है। आने वाले समय में हर व्यक्ति ये जान चुका है कि इस पार्टी में टिकट ज्यादातर उसी व्यक्ति को मिलेगा, प्रमुख पदों पर वही व्यक्ति बैठेगा जो समाजवादी पार्टी के परिवार से संबंधित रहेगा या कोई चाचा भतीजा या जो उनके रिश्तेदार हैं उन्हीं में से कोई न कोई प्रमुख पदों पर रहेगा। इसलिए आप जीता जागता उदाहरण तो हम लोग देख ही रहे हैं। समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से आ रही, क्यों आ रही? यही तो रीजन है। प्रमुख लोगों को जो टिकट देना था इन्होंने नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी क्या हुआ आपने देखा, परिवारवाद खत्म करने के लिए कुछ लोगों को शहीद भी करना पड़ा। भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने बेटे का मांग रहे थे, इनका लोगों का टिकट मांग रहे थे, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जाना पड़ा। पार्टी ने नहीं दिया, उनकी शर्तों के आधार पर काम नहीं किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी का सीधा सीधा कहना है कि हम परिवारवाद को भारतीय जनता पार्टी में पनपने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी पार्टी नहीं हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस खतरे से हमको निपटने के लिए परिवारवाद को समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास के अवस्थी जी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से राघव दत्त मिश्रा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राघव जी, किस तरीके से देख रहे हैं परिवारवाद को? अगर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है परिवारवाद को नहीं पन पाती है, वहीं लगातार बीजेपी के जो अगर बड़े कार्यकर्ताओं की बात की जाए, बड़े नेताओं की बात की जाए, चाहे छोटे तबके के नेताओं की बात की जाए, हर एक जो भी व्यक्ति है वो जो है परिवारवाद पर लगातार निशाना साधता है। किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को? बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। और मैं सीधा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय की बात का खंडन करते हुए ये बात को दर्शाना चाहता हूं कि आप भाजपा की यहाँ प्रवक्ता महोदय जो है उन्हीं की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक सबकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की आप देखेंगे तो इन लोगों को अपना परिवारवाद नहीं दिखता, लेकिन देश के लिए, प्रदेश के लिए जो लोग काम करते हैं उन लोगों की अच्छाइयां ना देखते हुए ऐसी चीजें जिससे वो जनता के बीच उन्हें बुराई कर सके वो मौका वो नहीं छोड़ते। अब देखिए हमारे एटा जनपद के आपकी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध नेता रहे स्वर्गीय आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी। तो आप देखिए माननीय कल्याण सिंह जी राज्यपाल, उनके पुत्र राजवीर सिंह जी सांसद और उनका बेटा मतलब उनके पौत्र वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री। तो ऐसा परिवारवाद अगर समाजवादी पार्टी में आपके पास हो तो बताएं मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता महोदय। लेकिन ये लोग कहते क्या है, करते क्या है, ये किसी को कुछ नहीं पता। इन्हें भी कुछ नहीं पता कि ये कल क्या करेंगे। आप देखिए इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के अंदर भी तो परिवारवाद कहीं ना कहीं है, इस बात को तो नहीं नकारेंगे ना। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं नहीं मैडम, पूरे अखिलेश यादव का परिवार, पूरे 45 लोग इनके परिवार के जो खुद रिश्तेदार हैं, 45 लोग प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं। और इसको क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता महोदय से मुझे कहना आप अपनी बात रख लें तो मैं अपनी रखूंगा, क्योंकि एक दूसरे की बात काटने में मजा आता नहीं है। आप मेरी नोट कर लीजिए, मेरे को जो भी कथन का आपको उत्तर देना हो। ठीक है, रखिए राघव दत्त मिश्रा जी, रखिए। है ना? तो एक्चुअली है क्या, अब जैसे ये लोग देश को किस तरफ ले जा रहे हैं ये नहीं देखिए। सच्चाई ये है कि किसी बेरोजगार को, किसी श्रमिक को
कार्य देना अति आवश्यक है, देश उससे तरक्की करेगा, जीडीपी उससे तरक्की करेगी। लेकिन ये लोग देश को ले जा रहे हैं फ्री राशन की ओर, ये लोग देश को ले जा रहे हैं कि वो वहां परिवारवाद था। यहाँ अरे आपके यहाँ क्या था? आप 45 लोग, आप 45 लोगों का नाम बताइए मुझे। आपको मालूम है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने अभी मौजूदा चुनाव में आप देखिए तो परिवारवाद का एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने जो लिस्टें जारी करी वाकई लोग देख के आश्चर्यचकित थे। और मैं ये दावे से कह सकता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, एक भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है कि वो प्रदेश की राजनीति नहीं देश की भी राजनीति के लिए आगे निकल के आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने विकास का कभी कोई एजेंडा नहीं लिया। आप लोगों ने दूसरों की बातों को, दूसरों की कमियों को लेके अपने आप को प्रबल स्थापित करने की कोशिश करी। भाई आप बताइए ना, आपने विकास कहां पे किया है? आपने विकास नहीं किया। एक विकास हुआ था, एक विकास हुआ था, लेकिन वो दुबे था, वो ब्राह्मण था तो उसे मार दिया आपने। तो ये सब चीजों से आप हटिए। आप ये मत कहिए कि वो चिड़िया कान ले गई, अब हम कान के पीछे जा रहे हैं। आप कार्य करिए भाई। मैं यहाँ मीडिया के माध्यम से खड़े होकर कह रहा हूं कि हमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी, तभी तो हमें जनता ने नकारा, दोबारा हमें नकारा। इसीलिए नकारा कि हमें कुछ कमियां नहीं होंगी। उसका कारण परिवारवाद तो नहीं है राघव दत्त जी, उसका कारण कहीं परिवारवाद तो नहीं है? क्योंकि अभी 6 अप्रैल को जब भाजपा ने अपना स्थापना दिवस मनाया तो मोदी जी का साफ तौर पर कहना था कि 2 तरह की भक्ति कहीं ना कहीं देश के अंदर चल रही है। एक है परिवारवाद की भक्ति, दूसरी है राष्ट्र की भक्ति। तो राष्ट्र की भक्ति बीजेपी कर रही है, परिवारवाद की भक्ति उन्होंने किस पार्टी पर निशाना साधा है, आप ये बखूबी जानते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश जो प्रधानमंत्री होता है वो पार्टी के बाद में पहले देश के प्रत्येक एक व्यक्ति का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन फिर भी वो इस व्यक्ति इस तरीके की बातों को अगर कह रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं सदन में मौजूद आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों को उन्हें याद करना चाहिए, जब उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों पर हंस रही है जिसकी एक भी सीट नहीं आई है, वो दिन दूर नहीं कि एक समय आएगा कि भाजपा की सारी सीटें होंगी और कांग्रेस का पतन हो चुका होगा। तो घमंड में इतना चिकनाचूर मत हो जाइए जो आपको सब कुछ अपने बेकार लगने लगे। तो वक्त बलवान होता है, कोई व्यक्ति बलवान नहीं होता। आज वक्त बलवान है, व्यक्ति बलवान नहीं होता। अगर वो समझते हैं कि वो अपने आप में बलवान है तो वो ऐसे पद पे है, मैं उसमें कुछ कटाक्ष नहीं कर सकता। ठीक है के अवस्थी जी, एक और सवाल आपसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ। आखिर क्या कारण है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो पार्टी है परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रही है? क्या नेतृत्व की कमी है या फिर कोई और कारण है? क्या इनके पास कोई मजबूत नेतृत्व चेहरा नहीं है? क्या के अवस्थी जी, बीजेपी किस तरीके से देख रही है? जी मैडम, चक्कर क्या है ना कि इनके यहाँ ये लोग चेहरा किसी को बनने ही नहीं देते हैं। मुलायम सिंह यादव जी थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उसके बाद दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में शिवपाल जी, अखिलेश जी में घमासान हुआ, बड़ा ये हुआ कि कौन बनेगा। होते होते फिर अखिलेश यादव जी ही बन गए। और उस घमासान में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था कि उसके बारे में भी कोई चर्चा हुई हो, क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने अपने कार्यकर्ता को हमेशा दबा के रखा है और किसी कार्यकर्ता को उठने नहीं दिया है। उठने इसलिए नहीं दिया है, अगर वो उठता है तो कहीं ना कहीं वो मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर सकता है। वही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस अगर गांधी नाम हटा देगी तो उसको ये भरोसा, उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर गांधी हटा तो मेरी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। और ये गुमराह हो रहे हैं बुरी तरीके से, जबकि इनकी पार्टी में खुद भी कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी में कि नेतृत्व का बदलाव चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनके बाप दादाओं की पार्टी समझ ली है, और उस पर बदलाव इसलिए नहीं करेंगे कि उसमें भी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, तो बढ़ने नहीं देना है। बड़े बड़े नेता कांग्रेस में पड़े हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर वो सब बेकार है, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ध्वस्त होती चली जा रही है। वही हाल है समाजवादी पार्टी का। अखिलेश यादव के अलावा आप इतिहास क्या आगे भी देख लीजिएगा, कभी भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके परिवार के अलावा कोई नहीं बन पाएगा। ये बिल्कुल, और इनको मालूम है कि जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला उस दिन पार्टी समाप्त हो जाएगी। इनके मन में ये एक पीड़ा है। ठीक है, परिवारवाद में किस तरीके से पार्टी को नुकसान अगर 2022 के विधानसभा चुनाव जवाब दे देना चाहता हूँ मैडम, एक जवाब देना चाहता हूँ। दीजिए राघव मिश्रा। हाँ, ये ब्राह्मण के बारे में बताया है कि ब्राह्मण को मार देना, ये मार देना। वो ब्राह्मण को नहीं मारा था महोदय, आप थोड़ा सा
समाज के बारे में सोचिए और डिबेट पे बैठे हैं। वो ब्राह्मण को नहीं मारा था, वो अपराधी था। अपराधी किसी जात, किसी धर्म या कोई संप्रदाय का नहीं होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट मत दीजिए कि ब्राह्मण को मारा। ब्राह्मण की जगह बहुत सारे और लोग भी मारे गए हैं जो अपराधी थे। और माननीय योगी जी का बुलडोजर उन्हीं अपराधियों पे चल रहा है जिन्होंने आज तक अपराध किया है, जिनके ऊपर हाथ रखने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वो चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे आजम खान हो, जो कि भारत माता को डायन कहने का काम करता था। ऐसे व्यक्तियों को जेल में अंदर करने का काम केवल योगी जी ही कर सकते हैं, माननीय मोदी जी ही कर सकते हैं। और आने वाला समय और खराब होने वाला है समाजवादी पार्टी के जो गुंडे टाइप के लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आज तक का जमीनों पे कब्जा कर रहे थे। जिसकी जमीन खाली वो हमारी, वो उनका नारा था। और ये वो एक और नारा था, जौनी गाड़ी में सपा का झंडा उमा जानो निस्ता गुंडा। तो ये अब नहीं चलेगा। यहाँ बंदूकों की बात नहीं होगी, यहाँ बुलडोजर की बात होगी। जो गलत तरीके का व्यक्ति है उसके साथ बुलडोजर अपना काम करेगा। ठीक है राघव जी, रखिए अपना एक आखिरी कमेंट। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से ये पूछना चाहता हूँ, वे भी बहुत अच्छे समाज से निकले हुए हैं, हम भी बहुत अच्छे समाज से निकले हुए हैं। क्या इस चीज को लोकतंत्र की हत्या माना जाए कि कानून से ऊपर प्रशासन अपने कामों को कर रहा है? क्या डर माना जाए सरकार के अंदर कि उन्होंने कोई अपराधी को पेश होने नहीं दे रहे हैं और उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो रहा है और वो गाड़ी पलट रही है, फिर मीडिया के माध्यम से कभी किसी जेल के मतलब कैदी का ट्रांसफर होता है तो मीडिया भी चुटकी लेती है कि कहीं इनकी गाड़ी ना पलट जाए। ऐसे चुटकुले सरकार पे लिए जाते हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? पहली बात। पार्टी दूसरी में बात, महोदय मैंने आपकी पूरी बात को सुना। आप अगर अच्छे वक्ता हैं तब आप होंगे जब आप अच्छे श्रोता होंगे। पहले सुनना सीखिए, सुनना सीखिए। आप नोट करिए, आप नोट करिए, मेरा जवाब दीजिएगा। मैं आपका जवाब दे रहा हूं ना, आपको बोलने देता हूं ना पूरा। आप बोलिए, मैं आपको सुनूंगा, आपका जवाब दूंगा। आप नोट करिए, मैं जवाब दूंगा। फिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि विकास दुबे ब्राह्मण नहीं था? क्या उसके नाम के आगे ब्राह्मण लिखा था तो वो ब्राह्मण नहीं था? क्या मैं ये पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कास्ट के जितने भी अपराधी हैं वो सब उत्तर प्रदेश से समाप्त हो चुके हैं? आप इन सब बातों को नोट करिए, उसके बाद मेरे जवाब दीजिएगा। फिर मैं वो लिस्ट भी गिनाऊंगा कि कौन कौन से अपराधी क्रिकेट खेल रहे थे, कौन कौन से अपराधी स्वतंत्र घूम रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये लोकतंत्र की हत्या के रूप में जानी जाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पे जा रही है ना, जनता को धोखा देने के रास्ते पे, वो दिन दूर नहीं कि ये अब जीवन मतलब लोगों के जीवनों में नहीं आ पाएंगे। सालों तो भूल जाइए आप जिस अंधकार और घमंड में है ना, जनता सबको उत्तर देती है और आपको भी उत्तर मिलेगा। ठीक है, आपको बता दें यूपी चुनाव में पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए लोग रिश्तों की अहमियत भूलते चले गए। इससे किसी को फायदा हुआ तो किसी को नुकसान हुआ। वो कहते हैं ना कि न घर का बचा न घाट का। इसमें कई नेता रहे जिसपे सबकी नजर टिकी रही। कोई अपने भाई के लिए टिकट मांग रहा था, कोई बेटे के लिए, कोई पत्नी के लिए तो कोई बहू के लिए। किसी को टिकट मिला तो किसी को नहीं मिला।